हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 एंड 22 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम हमारा वीकली सीए हुआ था, इसलिए 21 तारीख के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे रिवीजन के लिए और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज की क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में बात करें तो आपको ज्वाइन करना है परचम का टेलीग्राम, और परचम के टेलीग्राम से आपको आज की क्लास का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, इतनी चीजें। और काफी लंबे समय से आप लोग कमेंट कर रहे थे डिजिटल बोर्ड, तो फाइनली आज हम अपना डिजिटल बोर्ड पे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट न्यूज, आज बेसिकली हमें स्पोर्ट्स की न्यूज से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूज यहाँ पे बीपीसीएल से है। बीपीसीएल मतलब क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल कहलाता है। बीपीसीएल अनाउंस्ड राहुल द्रविड़ एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बीपीसीएल सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है हमारे भारत की, और इसकी जो रिफाइनरीज हैं जहां से तेल वगैरह रिफाइन किया जाता है, तो उसकी 3 मेजर रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगी बीना में। बीना कहां पर है? एमपी में है, कोच्चि एंड मुंबई। राहुल द्रविड़ जो है वो बीपीसीएल के प्योर फॉर श्योर कैंपेन को भी रन करेंगे और उनके लुब्रिकेंट को बेसिकली प्रमोट करने का काम करेंगे। अगर हम बीपीसीएल के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाता है और 1952 में बीपीसीएल का फॉर्मेशन हुआ था। सो बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? राहुल द्रविड़ बन गए हैं। इसके अलावा राहुल द्रविड़ जो कि क्रिकेटर है वो करंट हेड कोच भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी अगली न्यूज पे। तो फाइनली फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप कंक्लूड हो चुका है, खत्म हो चुका है, और अब हम बात करने वाले हैं इसके विनर्स के बारे में। तो फाइनल मैच खेला गया था स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, और इंग्लैंड को डिफीट किया है स्पेन ने, और स्पेन ने पहली बार फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। अब जैसे कि हमारी कंट्री में भी जो हमारे फुटबॉल हैं, तो फुटबॉल की कई सारे आपको क्लब देखने को मिलते हैं। आप लोग ने मोहन बागान के बारे में सुना होगा, वैसे ही हर एक कंट्री में अपने फुटबॉल क्लब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेन की फुटबॉल टीम है उसका नाम आपको याद रखना है ला रोजा। तो ला रोजा क्या है? स्पेन की फुटबॉल टीम है। ओके, चलिए। सो स्पेन बीट इंग्लैंड एंड द वॉन फर्स्ट फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। तो पहली बार इनका ये पहला टाइटल है और इन्होंने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। डिफीट किया है इंग्लैंड की टीम को। अच्छा, ये जो फाइनल मैच था वो कहां पे खेला जा रहा था? तो फाइनल मैच खेला जा रहा था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है? ये स्पेन की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी है। अगर पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट में स्पेन सेकेंड नंबर की कंट्री है जिसने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। इसके पहले 2007 में जर्मनी ने ये टाइटल अपने नाम किया था। अच्छा, ये जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप है ना, ये इसका 9th एडिशन है। कौन सा संस्करण था ये इसका 9th नंबर का एडिशन था, और ये 5वें नंबर का विनर जो है वो फीफा है। मतलब कोई एक टीम है जो बहुत बार जीती है। बिल्कुल सही आप लोग ने समझा। यूएसए की जो टीम है ना, वो सबसे ज्यादा बार 4 टाइम इन्होंने इस टाइटल को लिफ्ट किया है, इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। और ये 5वें नंबर की टीम बनी है स्पेन। ये 9th नंबर का एडिशन था फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का, और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप है वो 2 अलग अलग कंट्री होस्ट कर रही थी मिलके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आप देखेंगे करंट अफेयर्स निकल के आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलके फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। क्लियर इतनी चीजें? अच्छा, इसके अलावा मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है? यूएसए है। जैसा कि मैंने कहा 4 बार इन्होंने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। ये जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का 9th एडिशन हम बात कर रहे हैं, हर 4 साल में 4 इयर्स में ये टूर्नामेंट होता है, और 1991 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। अगर हम स्पेन की कैप्टन के बारे में बात करें तो ओल्गा कार्मोना स्पेन की फुटबॉल टीम की कैप्टन है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली स्पोर्ट्स की न्यूज हमारे पास क्या है? ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया सिक्योर सेकेंड रैंक एट 16th
IOAA चैंपियनशिप या ट्रॉफी इन पोलैंड। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पे। इसका 16वां एडिशन, 16th नंबर का एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है पोलैंड में। क्लियर? इसमें भारत की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था और भारत ने यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भारत की टीम को मिला है और भारत की जो टीम है वो 2nd नंबर पे है। मेडल टैली पे टॉप किसने किया है? तो मेडल टैली में टॉप किया है यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके ने। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ठीक है ना? 236 स्टूडेंट फ्रॉम द 50 नेशन, 236 स्टूडेंट 50 कंट्री से पार्टिसिपेट किए थे इस इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में पोलैंड में, जिसमें भारत की रैंकिंग 2nd नंबर पे है। भारत ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अब किसने गोल्ड जीता है ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप नाम याद रखना चाहें तो यहाँ पर आपको नाम मिल जाएंगे जिन लोगों ने चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जैसे कि राजदीप मिश्रा जो कि कोटा राजस्थान से है। ठीक है? इसके अलावा कुदुरु तेजेश्वर जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश से हैं, मोहम्मद साहिल अख्तर कोलकाता से बिलोंग करते हैं और आकाश राज जो कि नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इन चारों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? तो पोलैंड में हो रही थी। तो पोलैंड की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। आइए, ये है वर्ल्ड का मैप। यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, ये है बाल्टिक सी और ये जो तीनों कंट्रियां हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं हम। और ये पोलैंड की बाउंड्री भी बाल्टिक सी के साथ कनेक्ट होती है। ये है पोलैंड और पोलैंड की जो कैपिटल है वो वॉर्सो है। क्लियर? जो कि इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। अगर स्टैटिक क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि पोलैंड की कैपिटल या पोलैंड की लार्जेस्ट सिटी किस नदी के किनारे है, तो आंसर हो जाएगा विस्टुला रिवर। विस्टुला रिवर के किनारे आपको वॉर्सो देखने को मिलेगा जो पोलैंड की लार्जेस्ट सिटी भी है और कैपिटल सिटी भी है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ अबाउट द इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को पता है 2015 से इंटरनेशनल योगा डे हमने शुरुआत किया है। पहला एडिशन अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हमने सेलिब्रेट किया था वो 21 सिटी पोलैंड की 21 शहरों में से आयोजित किया गया था 2015 में। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगली न्यूज हम देखेंगे। अगेन स्पोर्ट्स की बात ही कर रहे हैं अभी हम। आर प्रज्ञानंदन कौन है? सभी को पता है, एक बहुत ही शानदार चेस प्लेयर है और इस 2nd नंबर के ऐसे चेस प्लेयर इंडिया के बन गए हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है फिडे वर्ल्ड कप में। क्योंकि अभी तक आनंद विश्वनाथन ही एकमात्र ऐसे चेस प्लेयर है हमारी कंट्री के जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और 2nd नंबर के प्लेयर बन गए हैं आर प्रज्ञानंदन। हालांकि 24 अगस्त को फाइनल होगा और फाइनल में जो जीतेगा हम वापस से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी हमारे लिए अचीवमेंट की बात है क्योंकि और कोई आज तक कोई भी इंडियन प्लेयर इस जगह पे नहीं पहुंचा है। सो आइए हम न्यूज देखेंगे। आर प्रज्ञानंदन फर्स्ट इंडियन आफ्टर आनंद टू रीच सेमीफाइनल ऑफ द फिडे 2023। तो आर प्रज्ञानंदन आनंद विश्वनाथन के बाद 2nd नंबर के इंडियन बन गए हैं जो कि सेमीफाइनल में पहुंचे हैं फिडे वर्ल्ड कप 2023 के। ओके है इतनी चीजें। अभी रिसेंटली जो है वो 10th एडिशन चल रहा है फिडे या फिर चेस वर्ल्ड कप का। कौन सा एडिशन चल रहा है? 10th नंबर का एडिशन ये चल रहा है। इन्होंने सेमीफाइनल में जगह कैसे बनाई है? तो इन्होंने डिफीट किया था अर्जुन इरिगेसी को और सेमीफाइनल में फिडे चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाई है सेमीफाइनल में। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कोई इंडियन नहीं पहुंचे हैं। विश्वनाथन आनंद जो है वो 2002 और 2000 में 2000 और 2002 में इन्होंने फिडे में अपनी जगह बनाई हुई थी। क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। Who recently achieved the distinction of being the first Indian follower Vishwanathan Anand to advance the semi-final of the FIDE Chess World Cup? So आंसर आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से आर प्रज्ञानंदन। क्लियर है ना? तो विश्वनाथन आनंद के बाद अगले जो है वो है आर प्रज्ञानंदन जिन्होंने सेमीफाइनल फिडे में अपनी जगह बनाई है। अब ये चैंपियनशिप जैसा कि मैंने कहा कि 10th नंबर का एडिशन है, लेकिन ये चैंपियनशिप चल कहाँ रही है? आंसर हो जाएगा बाकू। और बाकू क्या है? बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। आइए हम मैप में जरा देख लेते हैं अजरबैजान के बारे में। ओके, सो ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ती है, कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है अजरबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू। क्लियर? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं।
सो आप मैप में समझ सकते हैं अजरबैजान तो डेफिनेटली बाउंड्री शेयर कर रहा है, ऊपर रशिया के पास जाओ तो रशिया भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ ईरान भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट लेना है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे अगेन स्पोर्ट में अगली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। सो इंडिया की अनाहत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में। ये एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? चाइना में हो रही है। कहां पर हो रही है? चाइना में हो रही है। अंडर 17 कैटेगरी, मतलब जूनियर कैटेगरी होती है, तो अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है अनाहत सिंह ने। तो क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है पहले भी और फिर से बनने की प्रोबेबिलिटी रखता है। अनाहत सिंह का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो ये स्क्वॉश खेलती है। क्लियर? इसके पहले इन्होंने अंडर 13 में 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अंडर 11 का टाइटल भी ये जीत चुकी हैं। क्लियर इतनी चीजें? ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है स्टैटिक का बन सकता है। अनाहत सिंह के बारे में तो जान लिया हमने, लेकिन अब क्वेश्चन बन रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन? ये हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हेस्टिंग में, और हेस्टिंग कहां मिलेगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा हेस्टिंग। क्लियर है? हेस्टिंग यूके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा हमारी जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो तैयार कर रही है वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटर रोड। वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटर रोड जो कि 19,000 फीट की हाइट पर होगी। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, हम इसके बारे में बात करेंगे। न्यूज क्या लिखती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन begin the construction of the world highest motorable road in लद्दाख। तो लद्दाख में वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटेबल रोड का कंस्ट्रक्शन बीआरओ ने बिगिन कर दिया है, शुरुआत कर दी है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए आइए इस रोड के बारे में थोड़ी सी बातें हमको कर लेनी चाहिए। तो बीआरओ की खास बात पता है क्या है? बीआरओ की जो ऑल वीमेन यूनिट है, सारी महिलाओं का जो यूनिट है वो इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ऑल वीमेन यूनिट ऑफ द बीआरओ, उनके द्वारा इस कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई है। क्लियर है इतनी चीजें? अब ये जो प्रोजेक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका नाम क्या है? लिकारू मिगला फुकचे रोड इन लद्दाख। ये उस रोड का नाम है जो कि लगभग 19,400 फीट की हाइट पर इस रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोटेबल, हाईएस्ट मोटेबल रोड बन जाएगी इन लद्दाख सेक्टर। क्लियर इतनी चीजें? इसके पहले ये टाइटल किसके नाम था? तो इसके पहले उमलिंगला पास जो है वो अभी 19,000 फीट पर है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटेबल रोड की कैटेगरी में आती है। कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये लिकारू मिगला फुकचे रोड जो है लद्दाख की हाईएस्ट मोटेबल रोड हो जाएगी। लगभग 64 किलोमीटर की लंबी ये रोड है और ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी किसे? जो हमारी आउटपोस्ट है मिलिट्री की, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर में फुकचे, वहां से ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम बेसिकली करने वाली है। डन? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये है आईएनएस बागसीर। हम सभी को पता है प्रोजेक्ट 75 के बारे में, जिसमें हमने स्कॉर्पियन क्लास और कलबरी क्लास सबमरीन को तैयार किया है और उनमें से ही 5वें नंबर की जो सबमरीन है हमारी वो आईएनएस बागीर है। कौन है? आईएनएस बागीर। और 6वें नंबर की है आईएनएस वागसीर। ओके ना? तो हम आईएनएस बागीर के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इसने ना 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया। आइए हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, इंडियन सबमरीन आईएनएस बागीर, इसने कंप्लीट कर लिया है हिस्टोरिकल जर्नी 7,000 किलोमीटर की और डिप्लॉय कर दी गई है ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे ये पहुंच चुकी है। इंडियन नेवी की 5th नंबर की कलबरी क्लास की सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस बागीर। इसने सक्सेसफुली लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट किया है और कवर किया है रिमार्केबल डिस्टेंस ऑफ 7,000 किलोमीटर और पहुंच चुकी है ये ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? इसने जो जर्नी शुरू की थी वो जून में की थी और फाइनली ये पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद क्या?
ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जो डिफरेंट एक्सरसाइज है ना, उसमें आईएनएस बागीर पार्टिसिपेट करेगी। बेसिकली चाइना की जो पावर साउथ चाइना सी में इंक्रीज हो रही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछ आइलैंड, आसपास के आइलैंड्स पे भी जैसे सेनेगल वगैरह हैं और भी दूसरे जो आइलैंड्स हैं, सोलोमन आइलैंड, उस पे कब्जा करने की कोशिश हमेशा चाइना करता रहता है। और अभी हमने आपको एक पार्सल आइलैंड के बारे में बताया था, जहां पर उसने एयर स्ट्रिप डिजाइन करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया साथ में मिलकर चाइना की पावर को कैसे काउंटर कर सकते हैं और इंडिया पैसिफिक जो एरिया है वहां पर किस तरीके से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, नेवल स्ट्रेंथ है, उसको दिखाने के लिए आईएनएस बागीर को भेजा गया है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में। तो इसने 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे सेनेगल मैंने बोल दिया, वो सोलोमन है, ठीक है, ओके। अब आईएनएस बागीर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज में, वेरियस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो ईस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें इंडियन नेवल शिप और ऑस्ट्रेलियन जो नेवल शिप है वो पार्टिसिपेट करेंगे 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में। और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। तो ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है। कहां? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 22 से लेके 24 अगस्त के बीच में एक्सरसाइज होने वाली है। अब कुछ और बातें हम कर लेते हैं यहाँ पे आईएनएस बागीर के बारे में। तो आईएनएस बागीर जो है उसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? सैंड शार्क। तो अगर पूछ लिया जाए सैंड शार्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी आईएनएस बागीर का नाम ही है। तो सैंड शार्क के नाम से जानते हैं, जो कि एक सबमरीन है। ये कलबरी क्लास की 5वें नंबर की सबमरीन है, जिसको प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत डिजाइन किया गया है। इसके अलावा जो और सबमरीन हमने तैयार की है और कमीशन की है वो कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। आईएनएस कलबरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला और आईएनएस बागसीर। 5वें नंबर की कौन सी है? आईएनएस बागीर है। अच्छा, इनको तैयार किसने किया है? तो इनको तैयार किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रेंच नेवल ग्रुप, इनके द्वारा इसे तैयार किया है। बेसिकली नाम कहां से आया बागीर? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो नेवल शिप होती हैं, जो सबमरीन होती हैं, ये कभी भी रिटायर्ड नहीं होती। एक को हम डिकमीशन करते हैं, उसी नाम का दूसरा हम कमीशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईएनएस विक्रांत ही ले लो, पहले हमने उसको डिकमीशन किया, उसके बाद वापस से आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर लिया। वैसे ही जो आईएनएस बागीर है, इसको इंडियन नेवी ने यूज किया है 1973 से लेकर 2001 के बीच में और फाइनली इसको वापस से हमने कमीशन भी कर दिया। डन है इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब एक छोटी सी न्यूज है, उसको और देख लेते हैं। भारत को कंपटीशन देने के लिए हमारे चंद्रयान 3 के बाद, जस्ट बाद, रशिया ने लॉन्च किया था लूना 25, जो कि इनका लूनर मिशन था। लगभग 50 इयर्स के बाद, लगभग ऑलमोस्ट 50 सालों के बाद किसी लूनर मिशन को लॉन्च किया था रशिया ने। वो भी कौन सा था? लूना 25। इसमें लैंडर नहीं था, रोवर था, लेकिन इसको साउथ पोल में उतारना था, लेकिन उसके चंद्रमा की सतह से टकराया और कोलैप्स कर गया, क्रैश हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे वही लिखा है कि रशिया का जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया ऑन द मून सरफेस। अब इसके बारे में 2-4 बातें हम कर लेते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो 1976 के बाद, 1976 के बाद रशिया ने पहली बार अपने किसी लूनर मिशन को लॉन्च किया था, जिसका नाम था लूना 25। और लूना 25 जो रशिया का लूनर मिशन था वो फेल हो गया है क्योंकि वो क्रैश कर गया है। ये रशियन लैंडर, इसमें 8 पेलोड इसको भेजे गए थे, जिनका मकसद क्या था? सॉइल कंपोजिशन की स्टडी करना, अर्थ जो मून है उसके सरफेस की स्टडी करना, जो इंपॉर्टेंट डस्ट पार्टिकल है उनकी स्टडी करना और सरफेस पर वाटर डिटेक्ट करना इनका मकसद था। लेकिन ये क्रैश कर गया। लेकिन 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है, हमें वो देखना है वो किस तरीके से लैंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली न्यूज को समझने से पहले थोड़ी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है? सुनवा लेते हैं कहानी। आप लोगों ने वर्ल्ड मैप को स्टडी किया होगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट को स्टडी किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, इतना मैं समझ सकती हूँ। इतने लंबे समय से आप करंट अफेयर्स देख रहे हो तो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे कि बोल्गा रिवर, राइन रिवर, पो रिवर, डेन्यूब रिवर, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और नहीं है तो जानकारी ले लो, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं डेन्यूब रिवर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये बहती हुई दिखाई दे रही है आपको डेन्यूब रिवर।
डेन्यूब रिवर यूरोप कॉन्टिनेंट पे बहती है। यूरोप कॉन्टिनेंट की सेकंड नंबर की आप बोल सकते हैं सबसे बड़ी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है डेन्यूब रिवर। और ये यहाँ पर जो पानी दिख रहा है ये है ब्लैक सी, काला सागर। तो ब्लैक सी में ये अपने पानी को छोड़ देती है और यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। यहाँ पे क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि डेन्यूब रिवर का पानी कहाँ पे गिरता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ब्लैक सी में गिरता है। डेन्यूब रिवर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन ये डेन्यूब रिवर करती है। कहाँ पे बहती है, यूरोप कॉन्टिनेंट में बहती है और यूरोप कॉन्टिनेंट की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ओरिजिनेट होती है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से। अरे यार ब्लैक फॉरेस्ट केक की याद आ गई। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से ये ओरिजिनेट होती है और लगभग 2850 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके ये ब्लैक सी में अपने पानी को छोड़ती है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये ओरिजिन है और यहाँ इसका एंड है, ये डेल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको और ये है आपका ब्लैक सी। देख लिया अच्छे से। चलो अब न्यूज की तरफ हम बात करते हैं। ये न्यूज नहीं थी, न्यूज की तरफ अब हमें बात करनी है। ओके, न्यूज में है यहाँ पर एक चैनल जिसका नाम है सुलिना चैनल। हुआ क्या था देखो, रशिया तो मान ही नहीं रहा, ये बात आपको पता है। रशिया ने ड्रोन स्ट्राइक किया यूक्रेन पे। रशिया ने क्या किया, ड्रोन स्ट्राइक किया यूक्रेन पे। और टारगेट किसको किया, जो यूक्रेन के पोर्ट्स हैं और जो ग्रेन की स्टोरेज है उनको टारगेट करने का काम रशिया ने किया। ठीक है, तो रशिया ने ओवरनाइट ड्रोन स्ट्राइक किया 16 अगस्त को और टारगेट किया यूक्रेन के पोर्ट्स को और ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी को। क्लियर है, अलोंग द डेन्यूब रिवर इन यूक्रेन। डन, इतना किया। इसके अलावा कुछ समय पहले जो ब्लैक सी से, मतलब काले सागर से ब्लैक सी से जो ग्रेन वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूक्रेन से, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो चैनल भी ब्लॉक कर दिया था रशिया ने यूक्रेन का। ओके, द डेन्यूब डेल्टा हैज प्रोवाइडेड यूक्रेन विद एन अल्टरनेटिव पैसेज फॉर इट्स ग्रेन आफ्टर रशिया विथड्रू फ्रॉम द ब्लैक सी ग्रेन डील। तो यहाँ पे ब्लैक सी जो ग्रेन डील है वो विथड्रॉ कर दी थी रशिया ने, जिसके कारण ऑल्टरनेटिव रूट फाइंड करना पड़ा यूक्रेन को। और वो रूट कहां से जाता था, डेन्यूब डेल्टा से जाता था। डेन्यूब डेल्टा जो है ना, उसमें जैसे कि ये डेल्टा है, तो डेल्टा से यहाँ पे इनके 3 इंपॉर्टेंट चैनल निकलते हैं और उन्हीं 3 इंपॉर्टेंट चैनल में एक चैनल कौन सा है, सुलिना चैनल है। और सुलिना चैनल जो है वो ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को ग्रेन की सप्लाई करने के लिए, इसलिए चैनल न्यूज में है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुलिना जो चैनल है वो कहाँ है, तो डेन्यूब रिवर के डेल्टा पे है या डेन्यूब रिवर के साथ ही एसोसिएटेड है। ये बेसिकली आपको कहां पर मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया। ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया में आपको ये डेल्टा और या फिर ये चैनल देखने को मिलेगा। ये रोमानिया आपको यहाँ मिल रहा है, ये ऊपर की तरफ आप यूक्रेन देख रहे हो। और ये जो है ये सुलिना नाम का एक टाउन है जहां पे इस चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो अल्टरनेटिव चैनल है जहां से ट्रेड किया जाएगा यूक्रेन के द्वारा और ग्रेन को सप्लाई किया जाएगा। तो सुलिना चैनल की मदद से, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया में है, यूक्रेन इस अल्टरनेटिव रूट को यूज कर रहा है। ये जो सुलिना चैनल है ये कनेक्ट करता है डेन्यूब रिवर को ब्लैक सी के साथ। सुलिना चैनल डेन्यूब रिवर को कनेक्ट करता है ब्लैक सी के साथ और एक डायरेक्ट पैसेज भी शिप्स वगैरह को प्रोवाइड करता है नेविगेशन पर्पस के लिए एंड ट्रेडिंग पर्पस के लिए। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया सुलिना चैनल जो है वो सिचुएटेड है माउथ ऑफ द डेन्यूब रिवर। ठीक है, और लगभग 71.7 किलोमीटर का ये पूरा चैनल आपको देखने को मिलेगा। अब किस तरीके से ऑल्टरनेटिव रूट तैयार किया है, तो पहले यूक्रेन छोटे छोटे जो शिप्स हैं उसमें ग्रेन को भरेगा। डेन्यूब रिवर से वही सुलिना चैनल से होते हुए वो कहाँ पहुंच रहा है, आपका रोमानिया के पास पहुंच रहा है। ठीक है, रोमानिया के पास ग्रेन्स पहुंच गए सुलिना चैनल से। अब रोमानिया उनको बड़े बड़े शिप्स में भरेगा। छोटी छोटी शिप्स भेजी है किसने, यूक्रेन ने। अब इनको बड़ी बड़ी शिप में रोमानिया भरेगा और रोमानिया जो है वो ब्लैक सी से इसे भेजेगा मेडिटेरियन सी यूजिंग द बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है, काले सागर को भूमध्य सागर के साथ कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से, और इस पूरे रूट पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो नेटो प्रोवाइड करता है। पूरा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा इस रूट पे, नेटो प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ इस तरीके का ऑल्टरनेटिव रूट डिस्कवर किया गया है, तैयार किया गया है ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये है नितिन गडकरी जी और आज के दिन मतलब 22 अगस्त को ये लॉन्च करने वाले हैं, अनवील करने वाले हैं भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्या लॉन्च करने वाले हैं आज के दिन, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम।
जब हम कार लेते हैं तो कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसका सेफ्टी फीचर्स क्या है, इसकी रिसेल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, और कई सारे फीचर्स कार में होते हैं जब हम उनको ऑटोमोबाइल को परचेस करते हैं। तो इन असेसमेंट के लिए कि भारत के लोग भी अपने सेफ्टी के बारे में जाने, भारत के लोग भी जाने कि उनकी कार जो है वो कितना वजन सहन कर सकती है, क्रैश होने के क्या चांसेस है, क्या नहीं चांसेस है, एटसेट्रा। तो इसलिए यहाँ पे नितिन गडकरी लॉन्च करने वाले हैं भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसे 22 अगस्त मतलब आज के दिन ही लॉन्च किया जाएगा बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी संभाल रहे हैं। क्लियर है इतनी चीजें। इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद है यहाँ पे कि रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना और लगातार रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना हमारा मकसद है। इसलिए हम इस भारत न्यू कार असेसमेंट को प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ राइजिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ मोटर व्हीकल अप टू द 3.5 टन इन इंडिया। क्लियर। अब यहाँ पे एक वॉलंटरी फीचर है कि यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग के पास एक ऑप्शन होगा वॉलंटरी सबमिटिंग की, वो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार अपनी ऑटोमोबाइल या कार की टेस्टिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। द टेस्ट रिजल्ट विल डिटरमाइन स्टार रेटिंग इन टू कैटेगरी। टेस्ट होने के बाद यहाँ पे कार वगैरह जो होंगी उनको रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। दो अलग अलग कैटेगरी में रेटिंग होंगी। पहली रेटिंग है एडल्ट ऑक्यूपेंट और दूसरी रेटिंग होगी चाइल्ड ऑक्यूपेंट। तो रेटिंग के हिसाब से स्टार जो मिल रहा है उसके हिसाब से यूजर को आसानी होगी कौन सी कार परचेज करनी है या किस में सेफ्टी फीचर ज्यादा हैं, किस हिसाब से जरूरत के हिसाब से आपको कार परचेज करनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी आपको इस असेसमेंट के बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी बातें लिखी है। पोटेंशियल कार बायर कैन रिफर टू दीज स्टैंडर्ड रेटिंग स्टार रेटिंग टू मेजर एंड कंपेयर द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। जैसा कि मैंने कहा अलग अलग कार की रेटिंग करी है, असेसमेंट हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि कौन सी कार बेटर है और किसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो कस्टमर को ये मदद करेगी नई कार को परचेज करने में। नेक्स्ट बात करते हैं, नई कमल की वैरायटी हमको मिल गई है और खास बात पता है क्या है, इस नई कमल की वैरायटी में 108 पेटल है, 108 पत्तियों वाला ये कमल है जिसको तैयार किया गया है CSIR के द्वारा। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। और कमल का नाम क्या है जरा देखो, नमो 108 न्यू वैरायटी ऑफ लोटस। नमो 108 इंडिकेट करता है किसे, कि लोटस में 108 पेटल है, पत्तियां हैं। और नमो इंडिकेट करता है कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी को हो चुके हैं अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए, इसलिए इस नई वैरायटी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूनिक वैरायटी ऑफ लोटस को लॉन्च किया गया है जिसमें 108 पेटल्स आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर इतनी चीजें। और इसको तैयार किसने किया है, CSIR ने किया है। आइए पूरी न्यूज को हम एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, जैसे कि न्यूज तो मैंने बता दी है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे नई लोटस फ्लावर वैरायटी को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है नमो 108, जिसको CSIR NBRI ने लखनऊ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस लोटस की खास बात यह है कि इसमें 108 पेटल है, एक रिलीजियस भी सिंबल दिखाता है और 10 साल ऑफिस होल्ड करते हुए हो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये बात भी वो इंडिकेट करता है। ये स्पेशल गिफ्ट बेसिकली दिया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि 10 ईयर ऑफिस के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा लोटस मिशन को भी लॉन्च किया गया है इस स्पेशल प्रोग्राम में। लोटस मिशन के अंतर्गत कुछ प्रायोरिटी स्कीम्स को कंसेंट्रेट किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि मधुमक्खी पालन, ठीक है ना। एम क्या है जिनका, जैसे नेशनल हनी एंड बी मिशन को इम्प्रूव करना, नेशनल बैम्बू मिशन और मैनी अदर मिशंस को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडर द लोटस मिशन। और क्या है यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं हम इस नमो के बारे में। तो यहाँ पे नमो 108 जो लोटस है ये बेसिकली मार्च से दिसंबर के बीच में ब्लूम करेगा, मतलब खिलेगा कभी, मार्च से दिसंबर के बीच में ये खिलेगा। इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे और इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग इस तरीके से की गई है कि इसके कुछ बेटर और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्या कहा गया है, जैसे कि यहाँ पर अंडर द लोटस रिसर्च प्रोग्राम NBRI क्या है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि काम करता है अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया है विद द कोलेबोरेशन ऑफ FFDC कन्नौज। और इस नए फ्लावर की मदद से एक नया परफ्यूम बनाया जाएगा और उस नए परफ्यूम का नाम पता है क्या होगा, फ्रोटास, ठीक है। ये लोटस फ्लावर है, उससे नया परफ्यूम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इनकी पत्तियों से इत्र बनाया जाएगा जिसका नाम होगा फ्रोटास।
ओके। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर डिजिटल हर्बेरियम, जो हमारे औषधियां होती हैं, छोटे छोटे से बोटेनिकल मतलब छोटे छोटे से पुराने आपके प्लांट्स होते हैं, तो बोटेनिकल जो स्पीसीज हैं उनको स्टोर करने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए एक डिजिटल हर्बेरियम को भी ओपन करने की बात की है। और एक बुक भी लॉन्च की है रोज प्लांट रिसोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ई फ्लोरा गाइड, एक बुक को भी लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे हम बात करते हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा जेल के बारे में सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो पतंजलि के प्रोडक्ट उठाना शुरू करो, मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है एक और यहाँ पर NBRI निहार, जो कि एलोवेरा की वेराइटी है। जैसे कि एक नया लोटस की वेराइटी लॉन्च की है ना नमो 108, वैसे एलोवेरा की भी नई वेराइटी को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NBRI निहार। और इसमें एक्स्ट्रा मतलब इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, उसमें एक्स्ट्रा जेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जेल एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करने के लिए निहार लॉन्च किया है। तो निहार क्या है? एलोवेरा है। ठीक है। चलिए, ये नया लोटस है, शायद इसमें 108 पत्तियां होंगी, आप गिन लीजिएगा कभी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे अब हम। ओके, इंडियन बैंक become the first PSB to extend online locker agreement। तो इंडियन बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने लॉकर की जो फैसिलिटी है, लॉकर जो एग्रीमेंट है उसका डिजिटल लॉकर फैसिलिटी थी उसको एक्सपांड किया है, एक्सटेंड किया है। इसमें आपको इस प्लेटफॉर्म पे आप पेपरलेस तरीके से अपने डिजिटल लॉकर को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ई स्टैम्प की फैसिलिटी है और ई साइन फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंडियन बैंक बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू एक्सटेंड फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट थ्रू द डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे चीजें एग्जीक्यूट करने में, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपको भी और मुझे को भी, तो हम थोड़ा फास्ट और कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के ऊपर। सो फर्स्ट न्यूज है यहाँ पर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, सभी को पता है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो। तो पहला मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है, गांधीनगर में हो रहा है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, श्रीनगर में आपको मिलेगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन और यहाँ पर एक साथ 1.5 मिलियन फ्लावर ब्लूम हुए हैं, खिले हैं, इसलिए पूरा का पूरा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि जो आपका टुलिप गार्डन है श्रीनगर में उसमें 1.5 मिलियन फ्लावर एक साथ खिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यश बैंक। यश बैंक ने एक नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इरिश या आयरिश, जो भी आपको बोलना है। यश बैंक ने इसे लॉन्च किया है डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। ओके, अगर यश बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो प्रशांत कुमार आपको देखने को मिलेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दो और छोटी छोटी सी न्यूज है। सबसे पहले बात करते हैं जियो इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने पार्टनरशिप की है जियो इंस्टीट्यूट के साथ फॉर द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फैकल्टीज को AI और डेटा साइंस का नॉलेज दिया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अनियन प्याज के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रिटेल मार्केट में प्याज के जो दाम है वो कम हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज की है 40% ड्यूटी ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन। अनियन का निर्यात करने के ऊपर 40% यहाँ पे ड्यूटी इम्पोज की जाएगी। ठीक है। अंत में बात करेंगे कुछ MCQs पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which country has signed an agreement with the Indian government for sharing the India Stack? India Stack के बारे में मैंने आपको बताया था, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो कौन इसे शेयर करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम। तो भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम किसने लॉन्च की है? इसके अंतर्गत उस स्टेट के 17 डिस्ट्रिक्ट के जो आदिवासी विलेजेस हैं उनको मेन रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा और 5000 करोड़ रुपीस भी इसके लिए दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है PR शेषाद्री हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक के नए CEO बन चुके हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर इनॉग्रेट किया गया। तो पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन आप सर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। माउई आइलैंड जो कि न्यूज में रिसेंटली देखा गया, वो कहां पर लोकेटेड है। यूके, इंडोनेशिया, USA, जापान। चलो आपकी मदद कर देते हैं। ये आइलैंड रिसेंटली, उस आइलैंड, बड़े आइलैंड का एक छोटा पार्ट है जिसमें रिसेंटली बहुत मैसिव फायर हुई थी और कई सारे लोगों की जान गई थी। आई थिंक इतनी हिंट आप लोगों के लिए काफी है कि अभी किस आइलैंड में आग लगी थी। ठीक है, तो उसी आइलैंड का एक हिस्सा बेसिकली माउई आइलैंड है। अब आप बता दीजिएगा किस कंट्री में ये देखने को मिलेगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।